नमस्कार। आज हम एक वीडियो का नाम है पढ़ाई में मन नहीं लगता तो बस 3 मिनट इसे सुनो। नाम से ही जाहिर है ये खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट्स जो शायद मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कोई मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। इन हिस्सों में ना गरीबी से निकलने की जिम्मेदारी की बात है, माँ बाप के लिए कुछ करने की इच्छा जगाने की कोशिश है और सबसे बढ़कर इस बात पर बहुत जोर है कि भाई आपकी जिंदगी सिर्फ आप ही बदल सकते हैं, कोई और नहीं। तो चलिए इन विचारों को थोड़ा और कुरेदते हैं, देखते हैं इनमें क्या बात है। चलिए इस पर और गहराई से विचार करते हैं। बिल्कुल। और ये जो अंश है, इनका जो एक सेंट्रल आइडिया है वो साफ तौर पे व्यक्तिगत कोशिश, सेल्फ रिलायंस, इस पर बहुत टिका है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये मैसेज कैसे दिया गया है, कौन सी भावनाओं को जगाया गया है और इसके मायने क्या हैं, खासकर हमारे भारतीय समाज के संदर्भ में। हाँ, और शुरुआत ही एक बहुत दमदार और कहीं ना कहीं थोड़ी झकझोरने वाली बात से होती है। स्रोत कहता है गरीब घर में पैदा होना शायद आपके हाथ में ना हो, पर उसी गरीबी में रह जाना, उसी में मर जाना, ये आपकी गलती, आपकी नाकामी मानी जा सकती है। ये तो सीधे सीधे सुनने वाले पर एक बोझ डालता है, एक जिम्मेदारी। हाँ, ये बात बहुत सीधी है, सपाट, और इसका असर भी शायद इसीलिए गहरा होता है। ये फौरन एक, आप कह सकती हैं, एक नैतिक चुनौती पेश करता है सुनने वाले के सामने। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक तरह का कॉल टू एक्शन है कि भाई अपनी हालत को बस मान के मत बैठ जाओ। और फिर इस जिम्मेदारी के एहसास को और मजबूत करने के लिए ना इसे पेरेंट्स के सपनों से, उनके रोज के संघर्षों से जोड़ा गया है। बड़े इमोशनल उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ये सोचना कि माँ कब अच्छे कपड़े पहनेगी, क्या वो कभी अच्छी गाड़ी में बैठेगी, या घर में कम से कम एक इन्वर्टर ही लग जाए, गर्मियों में पंखा तो चले लाइट जाने पर। ये उदाहरण बड़े सोच समझकर चुने गए लगते हैं। ये कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी इच्छाएं नहीं है, ये तो आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं। इन्वर्टर, ठीक ठाक कपड़े, ये तो बेसिक सहूलियत और थोड़ी डिग्निटी से जुड़ी चीजें हैं ना। इनका जिक्र करके वो सीधे सुनने वाले के इमोशंस को टारगेट करते हैं। बिल्कुल, और पिता वाला उदाहरण तो वो तो और भी ज्यादा इमोशनल है। पिता के लिए एक बेल्ट खरीदने की इच्छा, क्योंकि हो सकता है वो पैसे बचाने के चक्कर में बेल्ट की जगह कमर में रस्सी बांधते हो। हाँ, और उसे छुपाते हो शर्ट से। अपनी जरूरत को, अपनी मजबूरी को। ये छोटी छोटी बातें, ये जो विजुअल्स बनते दिमाग में, ये बहुत अंदर तक असर करते हैं। यहाँ भावनात्मक अपील, आप कह सकती हैं, अपने पीक पर है। ये सीधे सीधे हमारी संस्कृति में जो माता पिता के प्रति बच्चों का कर्तव्य बोध है ना, जिसे कभी कभी ऋण भी मानते हैं, उससे कनेक्ट करता है। स्रोत ये दिखा रहा है कि अपने माँ बाप के स्ट्रगल को कम करने की इच्छा, उनके जीवन में थोड़ी आसानी लाने की चाहत, ये एक बहुत पावरफुल मोटिवेशन बन सकती है। दिलचस्प ये है कि कैसे पर्सनल एम्बिशन को फैमिली की जिम्मेदारियों और इमोशंस के साथ बुना गया है। ये सिर्फ अपने लिए सक्सेस पाना नहीं है, ये उन लोगों के लिए कुछ करने का जरिया है जिन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी आप पर लगा दी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस तरह का जो इमोशनल दबाव है, ये हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन ही देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गिल्ट या बहुत ज्यादा बोझ का कारण बन जाए? ये बहुत वाजिब सवाल है। बिल्कुल, इस तरह की इमोशनल अपील जो है वो दो धारी तलवार हो सकती है। एक तरफ तो ये जबरदस्त प्रेरणा दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई स्टूडेंट पहले से ही बहुत प्रेशर में है तो ये अपराध बोध यानी गिल्ट या इनएडिक्वेसी की फीलिंग को और बढ़ा सकता है कि मैं काफी नहीं हूँ। स्रोत का इरादा शायद मोटिवेट करना ही है, लेकिन इसका असर सब पर एक जैसा हो ये जरूरी नहीं। ये इस पर डिपेंड करता है कि सुनने वाला इसे किस माइंडसेट में ले रहा है। हालांकि स्रोत का जो टोन है वो पॉजिटिव और एम्पावर करने वाला लगता है, दोष देने वाला नहीं। सही कहा। और इसी जिम्मेदारी के एहसास को आगे बढ़ाते हुए एक और इंटरेस्टिंग बात कही गई है। स्रोत कहता है कि जब माँ बाप आपको बचपन की तरह थप्पड़ मारने या डांटने की बजाय ताने देने लगें, तो समझ जाओ कि अब अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद खींचने का टाइम आ गया है। ये एक तरह से बचपन से बड़े होने का ट्रांजिशन पॉइंट है। हाँ, ये एक बहुत सटल लेकिन गहरा साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है। डांट या थप्पड़ अक्सर तब पड़ते हैं जब आपको बच्चा समझा जाता है और आपसे उम्मीद होती है कि आप गलती सुधारोगे। लेकिन ताने अक्सर तब मिलते हैं जब आपसे एक लेवल की समझदारी, मैच्योरिटी और जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है और आप शायद उस पर खरे नहीं उतर रहे। स्रोत इस बदलाव को एक इम्पॉर्टेंट मोड़ की तरह दिखा रहा है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब समाज परिवार आपसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। ये एक तरह से अब एक्सक्यूज नहीं चलेंगे वाला मैसेज है।
और फिर आती है वो शीशे वाली बात, जो शायद इस पूरे मैसेज का क्रक्स है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, आप खुद। आईने के सामने खड़े होकर खुद से नजरें मिलाने की बात, खुद से सवाल करने की। ये कितना सीधा और सच लगता है। लोग अक्सर बाहर देखते रह जाते हैं, मदद के लिए, मौके के लिए, किसी चमत्कार के लिए। ये विचार सीधे तौर पर साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट से जुड़ता है। लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसे, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। स्रोत पूरी तरह से इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पर जोर दे रहा है। इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि आपके जीवन में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, सफलता या असफलता, वो मुख्य रूप से आपके अपने एक्शंस, आपके फैसलों, आपकी मेहनत का नतीजा है, न कि बाहरी ताकतों का, जैसे किस्मत, हालात या दूसरों की मदद। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा सिंपलिस्टिक नहीं है? जिंदगी की सच्चाइयों को देखते हुए, जहां बाहरी फैक्टर्स जैसे आपकी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मौके मिलना या ना मिलना, यहाँ तक कि सेहत, ये सब बहुत मायने रखते हैं, क्या ये उनको नजरअंदाज नहीं करता? आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। ये सच है कि सिर्फ इंटरनल कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा जोर देना बाहरी सच्चाइयों को अनदेखा करने जैसा लग सकता है। जीवन में बहुत से फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं और हमारी जर्नी को मुश्किल बना सकते हैं। स्रोत इस बात को सीधे तौर पर एड्रेस नहीं करता, शायद एक मोटिवेशनल पीस के तौर पर जानबूझकर सारा फोकस पर्सनल एजेंसी और जिम्मेदारी पर रखता है। उसका तर्क ये है कि सफल और असफल दोनों छात्रों के माँ बाप उनकी सक्सेस चाहते हैं, पर आखिर में सफल वही होता है जो खुद कोशिश करता है। शायद उसका मानना है कि बाहरी फैक्टर्स को दोष देने से इंसान पैसिव हो जाता है, जबकि अपनी जिम्मेदारी मानने से वो एक्टिव होता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। ये एक तरह से एम्पावर करने का तरीका है, भले ये पूरी सच्चाई ना हो। हाँ, और इसी पर्सनल कोशिश यानी मेहनत पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है। स्रोत कहता है कि अगर अपनी किस्मत की लकीरों को बदलना है, अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है, तो उसका एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। और इसके लिए तप और परिश्रम जैसे शब्द यूज किए गए हैं। ये सिर्फ मेहनत से कुछ ज्यादा गहरे लगते हैं। बिल्कुल, तप और परिश्रम जैसे शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया गया लगता है। ये सिर्फ फिजिकल या मेंटल लेबर की बात नहीं करते। हमारी परंपरा में तप या तपस्या का मतलब होता है किसी लक्ष्य के लिए खुद को साधना, डिसिप्लिन करना, कंफर्ट्स छोड़ना, फोकस करना। परिश्रम में भी एक निरंतरता, एक इंटेंस एफर्ट का भाव है। तो स्रोत सिर्फ वर्क हार्ड नहीं कह रहा, वो एक तरह की साधना, एक डीप कमिटमेंट मांग रहा है। ये कह रहा है कि सक्सेस के लिए आपको खुद को तपाना होगा, जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है वैसे। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत पर इतना जोर देना, क्या ये दूसरी जरूरी चीजों को थोड़ा कम आंकता है? जैसे सही डायरेक्शन में मेहनत करना, स्मार्ट वर्क करना या सही गाइडेंस लेना? ये अच्छा पॉइंट है। स्रोत का फोकस क्लियरली कोशिश की क्वांटिटी और इंटेंसिटी पर ज्यादा है। ये हो सकता है कि कैसे मेहनत करनी है, यानी स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन, गाइडेंस, इनके महत्व पर उतना जोर न दिया गया हो जितना कितनी मेहनत करनी है इस पर है। एक मोटिवेशनल मैसेज के तौर पर ये शायद एनर्जी और संकल्प जगाने पर ज्यादा फोकस्ड है। हालांकि ये माना जा सकता है कि तप और परिश्रम में जो अनुशासन और एकाग्रता शामिल है, उसमें सही दिशा चुनने की समझ भी आ ही जाएगी। लेकिन हाँ, साफ तौर पर स्ट्रैटेजी या गाइडेंस का जिक्र यहाँ उतना प्रोमिनेंट नहीं है। और ये मेहनत इंतजार करने के भी खिलाफ है। स्रोत में एक लाइन है, दुनिया तो आपसे कहती है कि आप सही वक्त का इंतजार करो, पर मेहनत आपसे कहती है कि हर रोज अपना वक्त लाने के लिए प्रयास करो। ये पैसिविटी को बिल्कुल नकारता है। निश्चित रूप से ये किस्मत के भरोसे बैठना या सही समय आएगा का इंतजार करना इस माइंडसेट पर सीधा अटैक है। ये एक बहुत एक्टिव, प्रोएक्टिव एटीट्यूड की वकालत करता है। मैसेज क्लियर है, अपना अच्छा टाइम आपको खुद बनाना पड़ेगा, वो चलकर नहीं आएगा। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये रोज के लगातार एफर्ट की इंपॉर्टेंस बताता है। सक्सेस कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक लग जाएगी। ये छोटे छोटे लगातार प्रयासों का नतीजा है। स्रोत का मूल मंत्र यही लगता है, डिसाइडिंग फैक्टर आपकी अपनी मेहनत है, आपका अपना तप है। लेकिन आज के टाइम में ये तप करना, ये फोकस करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। स्रोत खुद भी आज की कुछ चुनौतियों या कहें बीमारियों का जिक्र करता है, जैसे मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जिसे सीधे सीधे कलयुग का शैतान कह दिया गया है। हाँ, और बेवजह देर रात तक जागना,
जिससे न सिर्फ टाइम वेस्ट होता है बल्कि हेल्थ और कंसंट्रेशन पर भी असर पड़ता है। हाँ, ये आज की सच्चाइयों को मानता है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, नींद के बिगड़े हुए पैटर्न, ये वो असली प्रॉब्लम है जिनसे आज के युवा, खासकर स्टूडेंट्स, रोज जूझते हैं। कलयुग का शैतान जैसी उपमा थोड़ी ड्रामेटिक जरूर है, पर ये मोबाइल फोन के एडिक्शन के सीरियस नतीजों और उसकी ध्यान भटकाने की ताकत की तरफ असरदार तरीके से इशारा करती है। ये दिखाता है कि स्रोत ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ है। और मन को कंट्रोल करने की इस चुनौती को समझाने के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी उपमा दी गई है। मन की तुलना एक नवजीवित पशु से की गई है, शायद घोड़े के चंचल बच्चे जैसा, जो बेलगाम इधर उधर भागता रहता है क्योंकि उस पर कोई लगाम नहीं कसी है। कहा गया है मन हमारा एक नवजीवित पशु जैसा, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता। ये मेटाफर अपने आप में बहुत सटीक है, बहुत पावरफुल भी। ये मन की जो नेचुरल चंचलता है, उसकी जो अस्थिर नेचर है, उसको स्वीकार करता है। जैसे एक बेलगाम घोड़ा कहीं भी भाग सकता है, वैसे ही अनकंट्रोल्ड मन भी हमें कहीं भी भटका सकता है। सही बात है। और जैसे घोड़े को साधने के लिए लगाम चाहिए, वैसे ही मन को साधने के लिए डिसिप्लिन की लगाम चाहिए। ये मानता है कि मन तो भटकेगा ही, वो उसका स्वभाव है। उसे कंट्रोल करना एक कॉन्शियस एफर्ट है, कोई नेचुरल स्टेट नहीं। मन पर लगाम लगाने की बात तो ठीक है, पर क्या ये स्रोत ये भी बताता है कि ये लगाम असल में लगाएं कैसे? सिर्फ कह देना कि लगाम लगाओ, क्या ये काफी है? स्रोत सीधे तौर पर कोई डिटेल्ड टेक्निक या हाउ टू गाइड नहीं देता। शायद एक छोटे मोटिवेशनल वीडियो के स्कोप से बाहर भी हो ये, लेकिन ये कुछ इशारे जरूर करता है। पहला, ये कर्म और अकर्म में फर्क करता है। कहता है कि अगर देर रात जागकर पढ़ाई कर रहे हो, यानी कोई प्रोडक्टिव या ज़रूरी काम कर रहे हो, तो वो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मोबाइल चला रहे हो या फालतू टाइम पास कर रहे हो तो वो गलत है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक क्राइटेरिया देता है। दूसरा, ये बाहरी सपोर्ट की तरफ भी इशारा करता है। कहता है कि जब मन बहुत भटके तो माँ बाप या भगवान की शरण में जाओ। ये शायद इमोशनल स्टेबिलिटी और मॉरल गाइडेंस पाने का एक तरीका सुझा रहा है। तो कैसे का जवाब शायद सेल्फ डिसिप्लिन, पर्पसफुल एक्शन और ज़रूरत पड़ने पर इमोशनल सपोर्ट के मिक्सचर में है। ये सवाल भी उठता है कि क्या ये अनुशासन सिर्फ बाहरी डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल बंद करना तक ही है, या इसका मतलब इंटरनल स्टेबिलिटी, विचारों और भावनाओं पर कंट्रोल पाना भी है? स्रोत का झुकाव दोनों तरफ लगता है, लेकिन जोर बाहरी अनुशासन पर ज्यादा महसूस होता है। और आखिर में एक नई शुरुआत करने का, एक तरह से रीसेट बटन दबाने का कॉल है। स्रोत कहता है कि आज ही अपने समय को शून्य मानो, मतलब अतीत में जो भी गलतियां हुई, जो भी टाइम वेस्ट हुआ, उसका बोझ अपने ऊपर से उतार फेंको और पूरी तरह से फ्यूचर बनाने पर फोकस करो। ये कितनी उम्मीद जगाने वाली बात है कि आप कभी भी किसी भी पल एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नई शुरुआत या रीसेट की ये जो सोच है, ये साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पिछली नाकामियों या गलतियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं। अतीत का बोझ अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है ना? हमें पेसिमिस्टिक बनाता है। स्रोत ये कह रहा है कि उस बोझ को उतार फेंकना जरूरी है, क्योंकि वो फ्यूचर को बेहतर बनाने में कोई मदद नहीं करेगा। ये फिर से पर्सनल पावर और कंट्रोल की भावना को मजबूत करता है। आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, आप अपने भविष्य के निर्माता बन सकते हैं। बस जरूरत है एक फैसला लेने की। अतीत को पूरी तरह भुला देने की बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या अतीत के अनुभव, यहाँ तक कि फेलियर्स भी हमें कुछ सिखाते नहीं हैं? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। बिल्कुल, अतीत के अनुभव, चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, हमारी लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उन्हें पूरी तरह भुला देना शायद ना तो पॉसिबल है और ना ही हमेशा सही। शायद स्रोत का मतलब बोझ उतारने से है, ना कि सबक भूलने से। मतलब अतीत की गलतियों से सीखो, लेकिन उनके गिल्ट या निराशा में फंसे मत रहो। उस इमोशनल बैगेज को छोड़कर सीखे हुए सबक के साथ आगे बढ़ो। तो समय इज इक्वल टू 0 का मतलब शायद इमोशनल रीसेट है, एक्सपीरियंस वाला रीसेट नहीं। और इस नई शुरुआत का लक्ष्य क्या बताया गया है? गोल क्या है? लक्ष्य ये है कि आप 24-25 साल की उम्र तक फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपनी फैमिली का सहारा बन सको, ना कि उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चक्कर में सालों साल फंसे रहो।
ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और टाइम बाउंड गोल सेट करने की बात है। हाँ, ये गोल सेटिंग इस मैसेज को और असरदार बनाती है। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट तरीके से मेहनत करो नहीं कह रहा, बल्कि एक ठोस रिजल्ट ओरिएंटेड मकसद दे रहा है। 24-25 की उम्र का जिक्र शायद इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में इस उम्र तक युवाओं से सेल्फ सफिशिएंट होने और फैमिली की जिम्मेदारियां लेने की उम्मीद की जाने लगती है। ये लक्ष्य को पर्सनल सक्सेस के साथ साथ फैमिली ड्यूटी से भी जोड़ता है, जो हमने शुरू में भी नोटिस किया था। अंत में सारी बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है जो आईने में दिख रहा है। पूरी कहानी उसी के आसपास घूमती है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या खास बातें निकाल सकते हैं? इन अंशों का निचोड़ क्या है? ये स्रोत जो हमने देखा वो पर्सनल जिम्मेदारी, सेल्फ रिलायंस और कड़ी मेहनत के आइडिया पर बहुत मजबूती से खड़ा है। ये कहता है कि अपनी मौजूदा सिचुएशन को बदलने की ताकत आपके अंदर ही है। मोटिवेशन कहाँ से लेना है? अपने माँ बाप के बलिदानों से, उनके अधूरे सपनों से। रास्ता क्या है? डिसिप्लिन, कलयुग के शैतानों यानी डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पाना और लगातार तप या इंटेंस हार्डवर्क, क्योंकि आखिर में कहानी का हीरो या हीरोइन वही है जो आईने में नजर आता है और स्क्रिप्ट भी उसी को लिखनी है। ये बिल्कुल सही सारांश है। स्रोत का मैसेज बहुत क्लियर है, पावरफुल है और कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेटिंग भी है, खासकर उन युवाओं के लिए जो शायद खुद को निराश या भटका हुआ महसूस कर रहे हो। ये उन्हें एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है, उन्हें एक्शन लेने के लिए उकसाता है। ये कहता है कि आपकी बैकग्राउंड या हालात आपकी किस्मत तय नहीं करते, आपका इरादा और आपकी मेहनत करती है। लेकिन जैसा हमने बातचीत में भी महसूस किया, एक विचार जो मन में आता है जिस पर स्रोत सीधे तौर पर बात नहीं करता, वो ये है, जहां पर्सनल मेहनत और इरादे की अहमियत अपनी जगह है, वहीं जो बड़े सामाजिक या सिस्टमिक फैक्टर्स हैं, जैसे अवसरों की समानता या असमानता, सोशो इकोनॉमिक रुकावटें, एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी या यहाँ तक कि हेल्थ और मेंटल वेलनेस के मुद्दे, वो इस पर्सनल जर्नी को कितना और कैसे प्रभावित करते हैं, ये सोचने वाली बात है कि एक इंसान का पक्का इरादा और बाहरी दुनिया की जो कठोर सच्चाइयां हैं, वो कहाँ तक साथ चलती हैं और कहाँ उनका टकराव होता है। ये सवाल स्रोत के मैसेज को गलत नहीं ठहराता, बल्कि उसके साथ जोड़कर देखने पर शायद एक ज्यादा पूरी तस्वीर उभर सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस चर्चा के बाद सोचने के लिए छोड़ जाता है।